अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम हाजिर हुए हैं स्कैम नावल की किस्त नंबर 8 के साथ। जैसा कि आपको अब तक मालूम हो ही गया होगा, ये जो नावल है ये लिखा गया है फ्रॉड्स पे। जो आजकल ऑनलाइन वर्क स्टार्ट हुए हैं उनकी वजह से ऑनलाइन फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इन तमाम फ्रॉड्स के बारे में आगाही हासिल करने के लिए आप ये नावल ज़रूर पढ़ें और नावल पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अब हम चलते हैं अपनी किस्त की तरफ। किस्त नंबर 8। गाड़ी ऊंची नीची पथरीली राह गुजर से गुजर रही थी, जबकि दाइम खान किसी गहरी सोच में गर्क ऊंची नीची पथरीली राहों से बड़ी महारत से गाड़ी चला रहा था। न जाने क्या था इस लड़की में जो इतने बड़े धोखे के बाद भी वो इसे भुला नहीं पा रहा था। इसकी मासूमियत छलकाती बड़ी बड़ी आंखें जहन के पर्दों पर लहराती तो सारा सुकून गारत कर देती। वो इसी की सोचों में गुम था जब तवज्जो मैसेज ट्यून ने अपनी जानिब मबजूल करवाई। इसने गाड़ी चलाते बेदहानी में मैसेज खोला। मैसेज देखकर वो उलझ गया। इसके जैज़ कैश अकाउंट में 2000 रुपये आए थे, लेकिन इसने तो कोई रकम डिपॉजिट नहीं करवाई थी। फिर उलझा सा वो अभी गाड़ी चला ही रहा था कि इसके मोबाइल पर रिंग होने लगी। नंबर अनजान था, लेकिन इसका काम ही ऐसा था, इससे दिन में सैकड़ों अननोन नंबर से फ़ोन आते। उलझते हुए इसने फ़ोन उठाया। हेलो हेलो अंकल, आपके जैज़ कैश अकाउंट में गलती से मेरे 2000 रुपये ट्रांसफ़र हो गए हैं। प्लीज़ प्लीज़ अंकल, मेरे पैसे वापस भेज दें। अंकल प्लीज़ अंकल, मेरे अब्बू को पता चला तो बहुत मारेंगे मुझे। अंकल, ये दुकान वाले अंकल की गलती है, इनसे गलती से पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए। अंकल प्लीज़। वो कोई कम उम्र बच्चा था जो इसके हेलो कहते ही हवास बाख्तगी से रोते हुए बोलना शुरू हुआ तो मिन्नतों पर उतर आया। मैसेज तो वो पहले ही देख चुका था। इसका दिल पसीजा। 2000 ही तो थे, वो बासानी वापस भेज देता। गालिबन वो बच्चा अपने बाप से कुछ ज़्यादा ही खौफजदा था, या शायद इसका बाप कुछ ज़्यादा ही सख्त गिर था। वो बच्चा मुसलसल मिन्नतें कर रहा था। अच्छा अच्छा, हौसला तो रखो, मैं भेज देता हूँ पैसे वापस। दाइम खान इसे बमुश्किल टोकते बोला। अच्छा अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये ले, ये दुकान वाले से बात कर लें। वो बच्चा जैसे रोते रोते खुश होता आंसू साफ करके मोबाइल दुकान वाले को दे गया। भाई साहब, गलती से इस बच्चे के पैसे आपके नंबर पर ट्रांसफ़र हो गए। सिर्फ एक हिंसे की गलती हो गई, लेकिन इस बच्चे ने तो 2000 के पीछे रो रो कर दुकान सर पर उठा ली है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप मुझे वो मैसेज सेंड कर दें जो आपको आया है। वो दुकान वाला बड़ी आजिज़ी से गोया हुआ। ठीक है। दाइम खान ने मुस्कुराकर सर झटका और इसी वक्त वो मैसेज वापस इसी नंबर पर सेंड कर दिया। एक गहरा सांस खारिज करके इसने तवज्जो सामने सड़क पर मबजूल की, जब कुछ ही देर में इसे फिर से एक मैसेज मौसूल हुआ। इसने गाड़ी चलाते मैसेज खोला, लेकिन मैसेज पढ़ते ही वो हैरत और सदमे से यकदम बीच रास्ते में गाड़ी को ब्रेक लगाता गाड़ी रोक गया। इसके जैज़ कैश अकाउंट से 45,000 की ट्रांजैक्शन हुई थी। कैसे? इसका दिमाग भग से उड़ा। स्कैम। वो मैसेज, फिर बच्चे की कॉल, इस दुकान वाले का मैसेज मांगना और दाइम खान का बिना सोचे समझे मैसेज वापस भेजना। शिट शिट शिट। लम्हों में सारी कड़ियाँ मिली थीं। वो गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मार कर रह गया। मतलब वो बहुत खूबसूरत अंदाज में इसे ट्रैप किया गया था। इसने गहरी सांस भरते अपनी कनपटियाँ सहलाईं और फिर से पहला मैसेज खोला। अकल ने पहले काम न किया, वरना वो तफसील से पूरा मैसेज पढ़ता। इस मैसेज में इसका अकाउंट हैक करने का कोड था। रकम डिपॉजिट का मैसेज आया था, लेकिन इसने अकाउंट खोल चेक नहीं किया था कि रकम अकाउंट में आई भी है या नहीं। मज़ीद बच्चे का सिसकना, इसकी मिन्नतें करना, सब प्री प्लान था। इसके दिमाग को काबू करके इसकी सोचने समझने की सलाहियतों को जज्बात के ज़रिए से काबू किया गया था, और वो पागल बिना सोचे समझे मैसेज वापस सेंड कर गया था। खुद पर गुस्सा हद से सिवा था। गुस्से से खोलते दिमाग के साथ इसने वापस वही नंबर मिलाया जिससे इसे कॉल आई थी, मगर नंबर बंद था या सिक्योरिटी लगाई गई थी। ऐसे नंबर से सिर्फ कॉल मसूल हो सकती है, इन नंबर्स पर कॉल नहीं की जा सकती। दाइम खान एक कामयाब बिजनेसमैन जो लोगों को इनकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाता था कि सामने वाला कितने पानी में है, वो ट्रैप हो गया था एक स्कैमर के हाथों। वो तलखी से खुद पर हंसा। क्या वो किसी से खुद को बेवकूफ़ बनाए जाने का ये वाक़या शेयर कर सकता था? क्या ये इसकी तौहीन न थी कि वो किसी से ये शेयर करता कि वो कितनी आसानी से ट्रैप हो गया? और वो स्कैमर, कितनी खूबसूरती से इसने जाल बुना था। अगर वो सीधे तरीके से इससे कोड मांगते तो दाइम खान इसे वहाँ पटकता जहाँ इसकी रूह भी बिलबिला उठती। मगर ये ही तो, इसने एक खूबसूरत जाल बुनकर इसकी हिस्सियात मफलूज करके इसे टारगेट किया। इसके जैज़ कैश अकाउंट में इतनी ही रकम मौजूद होती थी, बाकी रकम वो बैंक अकाउंट्स में सेव रखता था।
इतनी रकम इसके लिए बहुत ज़्यादा न थी और ना ही बात रकम जानने की थी। बात इस तरीके की थी जिसके बायस इसे ट्रैप किया गया था। और आइजल के धोखे के बाद ये पहला स्कैम था जो इसे हिला गया। हिसियात के दोबारा काम करने पर वो गाड़ी स्टार्ट करता वापस ट्रैक पर आया, लेकिन वो इस मामले में जामिन से बात करने की ठान चुका था। शायद वो इसकी कोई मदद कर सकता। अगला सीन, सिंक का नल खुला था जिससे पानी किसी धार की सूरत बह रहा था। सिंक की शेल्फ को दोनों मुट्ठियों से जोर से जकड़े वो सर झुकाए खड़ी थी। इसके चेहरे पर अजियत की वाज़ेह दास्तान रकम थी, जबकि आंखें शिद्दत ज़ब्त से सुर्ख हो रही थीं। शेल्फ को गिरफ्त में लिए हाथ कपकपा रहे थे। पस मंज़र में किसी बच्चे की मिन्नतें करने की आवाज़ आ रही थी। फिर कुछ देर बाद बच्चे की आवाज़ के बाद आवाज़ बदली और अब किसी आदमी की आवाज़ थी। इसके कुछ देर बाद इसे अपने शोहर के कहकहे की आवाज़ आई, जिसका मतलब वाज़ेह था कि वो फतह याब ठहरा। दफ़अतन उसे अपने बेटे की रोने की आवाज़ आई तो वो सुरअत से सीधी हुई। पानी की बहती धार से पानी लेकर आंखों में छपाके मारे और नल बंद करके बेटे के लिए फीडर तैयार करने लगी। अले मेला पाला बेटा, इसे बाहर से अपने शोहर की आवाज़ सुनाई दी, जो गालिबन अब बेटे को उठाए अंदर ले गया था। कमल के दिल से एक हवक निकली। वो फीडर तैयार करके किचन से निकली। अब इसका रुख उसी कमरे की जानिब था जहाँ से उसे अपने शोहर और बेटे की आवाज़ें आ रही थीं। अंदर दाखिल होते ही इसने झुके सर समेत अपने शोहर की गोद से बेटा लिया, जिसके चेहरे पर एक फाते की सी चमक थी और कमल उसी चमक से नज़रें चुरा रही थी। इसके शोहर के ऐन पीछे दीवार गिर स्क्रीन थी, जिसके साथ बेशुमार वायर्स जोड़ी गई थीं। उसी स्क्रीन के साथ कंप्यूटर सिस्टम और हैवी डिवाइसेस जोड़ी गई थीं, जबकि इस पूरे सेटअप से कुछ फासले पर एक ऊंचे सोफे के साथ शीशे की गोल मेज़ थी, जिस पर एक लैपटॉप खुला पड़ा था। आमतौर पर इसे अपने शोहर के इस मखसूस कमरे में आने की इजाज़त ना थी। वो खुद भी इस जगह आने से कतराती थी। आज भी वो महज हसन के लिए वहाँ आई थी। अपने शोहर से हसन को लेकर वो भारी दिल के साथ इसे लिए अपने कमरे में आई। 2 साला हसन को दूध पिलाकर इसे सुलाने के बाद वो वहीं बेड क्राउन से सर टिकाए मुज़महिल सी बैठ गई। दफ़अतन इसका शोहर सीटी के लय पर कोई धुन गुनगुनाता अंदर दाखिल हुआ। कवल ने उसे निगाह भर कर देखा। बिलाशुबा वो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, लेकिन काश वो ये काम छोड़ दे। अरे स्वीट हार्ट, शाम में तैयार रहना, हम पहले शॉपिंग पर जाएंगे, फिर वहाँ से डिनर और फिर लॉन्ग ड्राइव। वो धप से इसके पास बैठता, इसकी गोद में सर रखता नीम दराज हो गया। जब्त के बावजूद एक आंसू कवल की आंख से टूटकर फिसला और आंखें बंद करके इसकी गोद में सर रखे आन के माथे पर गिरा। आन ने ताज्जुब से आंखें खोली और कमल को रोता देख वो एक झटके से उठ बैठा। प्लीज़ कवल, अब कोई वाज शुरू करके मेरा मूड ख़राब मत करना, मेरा मूड बहुत अच्छा है। और आन का लहजा इसके रद्द अमल से लम्हों में बदला था। वो भरपूर गुस्से से इस पर बरसा। जब वो चेहरा हाथों में छुपाती फूट फूट कर रो दी। आन का गुस्सा झाग की तरह बैठा। ये लड़की ऐसे ही उसे बेबस कर देती थी। ओह कमन कवल, क्या करती हो यार। वो सर हाथों में थामता बेबसी से गोया हुआ। कितने हसीन मर्द हैं आप आन, कितनी जहानत है आपके पास, कितना टैलेंट अता किया है अल्लाह ने आपको। क्यों अपनी सलाहियतों को ग्रहण लगा रहे हैं आप आन? आप वाइट हैकर क्यों नहीं बन जाते? प्लीज़, सही और गलत का इंतखाब तो हर इंसान का अपना होता है ना, फिर हम गलत राह का इंतखाब ही क्यों करें? वो बेबसी से बहती आंखों समेत इसका खूबसूरत चेहरा हाथों के प्याले में भरती सिसकी। क्या करूं मैं वाइट हैकर बनकर स्वीट हार्ट, क्या करूं? वो इसके मोमी हाथ अपने हाथों में थामता मुस्तबसर हुआ। किसी कंपनी के साथ मुंसलिक हो जाऊं, इसकी सिक्योरिटीज़ और प्राइवेसीज पर काम करूं, चंद हज़ार रुपए की नौकरी के पीछे कोल्लू का बैल बन जाऊं। इतने में यहाँ मैं एक दिन में कमा लेता हूँ जितने एक वाइट हैकर बनकर मैं किसी बड़ी कंपनी से मंसूब होकर एक महीने में कमाता। मैं ब्लैक हैकर ही ठीक हूँ। तुम इस चीज़ से कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं कर लेती कवल? आजिज़ी से कहता वो आखिर में आजिज़ आता गोया हुआ। नहीं कर सकती मैं कंप्रोमाइज़ आन। इन लोगों की सिस्कियाँ मुझे सोने नहीं देती जिनके साथ आप स्कैम करते हैं। दिल कर लाता है मेरा ये सोचकर कि हम एक दिन में कितने लोगों की बद्दुआएं समेटते हैं। हराम खिलाकर हम अपने बेटे की अच्छी परवरिश कैसे कर सकते हैं? हराम खाने के बाद हमारे बच्चे महमूद गजनवी तो कभी नहीं बन सकते। खुदारा बंद कर दो अपनी ये बकवास। मेहनत करता हूँ मैं, ये मेरी मेहनत की कमाई है। इसके वास सुनकर वो उकताता हुआ वहाँ से उठा।
इसे धोखा देना कहते हैं, फ्रेब, छल, स्कैम। ये मेहनत की कमाई नहीं है, वो चटकी। इसी कमाई के बल पर तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हो। इसी कमाई पे के बल पर मैं तुम्हें एक अक़ूबत खाने से निकाल कर अच्छी ज़िंदगी दे पाया हूँ। इसी कमाई के बल पर मैंने अपना स्टेटस बदला है। वो भी आपे से बाहर होता चटक कर कहता दरवाजे को एक ज़ोरदार टांग रसीद करके बाहर निकल गया, जबकि कंवल वहीं सर हाथों में थामती सिसक उठी। मैंने ऐसी ज़िंदगी की ख्वाहिश कभी नहीं की थी आन, कभी नहीं। खुदा राह रास्त पर आ जाएं, वरना अगर वक्त और हालात आपको राह रास्त पर लाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह की पकड़ से डरें, मज़लूमों की आहों से डरें। ये आहें और बद्दुआएं अल्लाह के यहाँ इकट्ठी होती रहती हैं और फिर एक दिन कहर की मानंद टूटती हैं और सब बहा ले जाती हैं। इसने आंसू साफ करते सोए हुए अपने मासूम बेटे की जानिब देखा। अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना मेरे मालिक, इसके बाप का किया कभी मेरे बच्चे के सामने ना आए। वह मुख्तलिफ दुआएं पढ़कर अपने बेटे के गिर्द हिफाजती हिसार खींचती, खुद भी कपकपाते हाथों से उसे खुद में भीज गई। अगला सीन। एमन अपने कमरे में बैकग्राउंड से टेक लगाए मुसलसल रेयान से हुई मुलाकात के बारे में ही सोच रही थी। वो तो गंग रह गई थी रेयान के मुंह से ऐसा कोई एतराफ़ सुनकर। ज़िंदगी की इन तलखियों में इसने ज़िंदगी के इस पहलू के बारे में तो सोचा ही ना था। वो बादे सबा के झोंके की मानंद इसकी ज़िंदगी में आया था और दिल को अलग ही चीज़ों की नवीद सुना गया था। देखो एमन, मैं बहुत फेयर किस्म का बंदा हूँ। ये अफेयर वफेयर और इश्क माशूकी मेरे बस से बाहर है। मैं सीधे सादे तरीके से निकाह के ज़रिए से अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा बनाना चाहता हूँ। माँ बाप मेरे हैं नहीं, 2 बहनें हैं जो शादी के बाद मुल्क से बाहर सेटल हैं, तो अपना बड़ा भी मैं ही हूँ और सब मुझे ही करना है। डिग्री अभी मेरी मुकम्मल नहीं, लेकिन बाबा की कंपनी इतना प्रॉफिट ज़रूर देती है कि मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें एक पुरअसाइश ज़िंदगी दे सकता हूँ। प्लीज़ तुम मेरे बारे में संजीदगी से सोच लो। अब कोई बड़ा तो है नहीं, लिहाजा ये ही कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे घर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आना चाहता हूँ। वह मुसलसल इन लफ्ज़ों का हिसार अपने गिर्द बुनता महसूस कर रही थी। इन सब बातों को हवासों से झटकने की खातिर वो जी तोड़ मेहनत कर रही थी, लेकिन फिर भी ये खुशकुन बातें उसे अपने हिसार में जकड़ रही थी। माँ की बीमारी, घर के अखराजात और इनकी स्ट्रगल। वो किस किस चीज़ से रुख मोड़ती। भाई अभी इस काबिल नहीं था कि सब संभाल पाता। ऐसे में वो अपनों को बीच मैदान में छोड़कर खुद एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब कैसे देख सकती थी। दिलो दिमाग में बुरी तरह से जंग छिड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दफ़ातन बाहर बाइक रुकने की आवाज़ आई और फिर इसके सेल पर हमाद की कॉल आने पर इसने बेसाख्ता वॉल क्लॉक की जानिब देखा। रात के 12 बज रहे थे। हमाद अपनी शिफ्ट पूरी करके घर आ गया था। वो शॉल अपने गिर्द अच्छे से लपेटती कमरे से निकली। बाहर धुंध ने हद बसारत धुंधला दी थी। यख बस्ता हवा के झोंके ने उसे कपकपाने पर मजबूर कर दिया। दिल से एक हवक निकली। इस हड्डियों को जमाती ठंड में वो इस घर की कफालत के लिए अब घर लौट रहा था। बोझल दिल के साथ इसने जाकर दरवाज़ा खोला तो वह ठंड में ठिठरता बाइक खड़ी करके अंदर बढ़ा। खाना लाऊं हमाद? इसे कमरे की जानिब बढ़ता देख वो गोया हुई। नहीं, खाना नहीं, हाँ 1 कप चाय बना दो। इसके कहने की देर थी कि एमन ने झट से किचन का रुख किया। चाय बनाकर वो इसके कमरे में आई तो लिहाफ में दुबका हाथ में किताब थामे पढ़ रहा था। एमन ने चाय का कप इसके पास ही रखे छोटे से मेज़ पर रखा। पेपर की तैयारी कैसी है तुम्हारी? ठीक है, बस 1-2 टॉपिक्स रहते हैं, बस वो कवर कर लूँ फिर सोऊंगा। तुम बस दुआ करना पेपर्स अच्छे से हो जाए मेरे, फिर फुल टाइम कदर बेहतर जॉब ढूंढ लूँगा। इस जलालत से तो जान छूटेगी। इसने चाय का घूंट भरते कहा तो वो दिल ही दिल में आमीन कहती कमरे से बाहर निकली। वो ज़िंदगी के इस कठिन मोड़ पर क्या महज अपनी खुशियों के लिए कोई फ़ैसला ले सकती थी? वो भारी दिल के साथ कमरे में आकर लेट गई। किस्त नंबर 8 ख़त्म शुद।